एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा हमारा डेली टॉप 50 वाला टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 12। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम है डेली 7:30 मॉर्निंग में। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉस्मोस बुक से, जो एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर बुक है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, धातुओं में सर्वाधिक खराब चालक कौन सी धातु होती है? धातुओं में सर्वाधिक खराब चालक का बात किया जा रहा है। गलती से आप लोग अच्छा चालक नहीं समझ लेना, ये सबसे खराब चालक धातुओं में पूछा जा रहा है। धातुओं में सबसे खराब चालक कौन सी होती है? चलिए बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा लेड। ठीक है, लेड। लेड जो है यह धातुओं में सबसे अधिक खराब चालक होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? दो चीजें आपसे पूछी जाती है, भविष्य का धातु और भविष्य का हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। और अगर भविष्य का धातु पूछा जाता तो भविष्य का धातु किसको कहते हैं? टाइटेनियम को। अगला क्वेश्चन है, हीरे का संरचना कैसा होता है? हीरे का संरचना कैसा होता है? हीरे का संरचना कैसा होता है? कैसा होता है हीरे का संरचना? तो हीरे का संरचना चतुष्फलकीय होता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय होता है हीरे का संरचना। अगला क्वेश्चन है, प्याज के कड़वाहट का कारण उसमें मौजूद कौन सा यौगिक है? प्याज का जो कड़वाहट है होता है, प्याज में जो कड़वाहट होता है उसमें किस यौगिक के प्रेजेंट के रहने के कारण होता है? प्याज का कड़वाहट किस चीज के कारण होता है? किस चीज के कारण होता है प्याज में कड़वाहट? तो प्याज में कड़वाहट का कारण है उसमें अवेलेबल सल्फर यौगिक। ठीक है, कौन सा होता है? सल्फर यौगिक। ठीक है, एसिड। सल्फर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एसिड से। ठीक है, तो सल्फर यौगिक के अवेलेबिलिटी के कारण ही उसमें कड़वाहट आपको महसूस होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, टूटे हड्डियों के प्लास्टर में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? टूटे हड्डियों के प्लास्टर में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हो हड्डी जब टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, लेकिन वह रासायनिक रूप से क्या है? वह रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, और इसको अगर पूरा मैं बोलूं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसको ध्यान से पढ़ते नहीं है और इसको गलत कर बैठते हैं। ठीक है, सबसे कठोर धातु वो देखते नहीं है, वो तत्व को हीरा मार के आ जाते हैं। लेकिन यह है दूसरा क्वेश्चन आपका, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? ये होता है हीरा। लेकिन यहाँ पे तो वो पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे धातु आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्लेटिनम। ठीक है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? प्लेटिनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीप, घोंगा, स्क्वीड, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि किस संघ के प्रमुख जीव हैं? ये सब जो जीव है, सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, ये सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? किस संघ यानी फाइलम, कैटेगरी नहीं, किस फाइलम के अंतर्गत आता है? किस फाइलम के अंतर्गत? मोलास्का। ठीक है, मोलास्का के अंतर्गत ये सब आता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है?
प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है या प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी होती है। तो आपको दोनों तरह का आंसर मिल सकता है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन ये मिल सकता है, या क्या मिल सकता है? प्रोटीन तथा लिपिड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, यानी लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है और थोड़े से टफ लेवल के भी क्वेश्चन आए हैं, इजी भी क्वेश्चन आया है। सबसे इसका आसान जो आंसर है वो होता है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। आपसे दो चीजों का ये आंसर होता है, आपसे पूछा जाता है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, तो वो भी बोन मैरो में, और लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है, तो ये भी बोन मैरो। ठीक है, और यानी तो लिम्फ नोड। ठीक है, ये दो चीजें हैं जहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसके अलावे अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग जगहों को, जहाँ पे थोड़े से मात्रा में भी अगर लिम्फोसाइट पाया जाता है तो वो भी पूछ लिया गया है, जैसे टॉन्सिल। ठीक है, टॉन्सिल भी एग्जाम में आपका आया है। इस कारण से जो भी है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके जो भी है दोनों चीजों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो एक आंसर आपने पढ़ लिया बोन मैरो। दूसरा इसका आंसर क्या है? दूसरा आंसर है थाइमस। मैं सब लिखा देता हूं आज, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी आए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना। ये बोन मैरो और थाइमस जो है यह दोनों है मेन ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे तो पाया ही पाया जाता है, लेकिन कुछ सेकेंडरी ऑर्गन भी है जहाँ पे थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे लिम्फ नोड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अगर आपको इच्छा हो तो। लिम्फ नोड यहां भी पाया जाता है। स्प्लीन, स्प्लीन यानी प्लीहा यहां भी पाया जाता है, और टॉन्सिल। ठीक है, टॉन्सिल यहां भी पाया जाता है। यह है सेकेंडरी ऑर्गन जहां पे थोड़े मात्रा में ये पाया जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? एक ऐसा जीव जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, आपको उसका नाम बताना है। वो कौन सा जीव है? वह आपके आसपास का ही जीव, छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? केंद्र के अतिरिक्त डीएनए कहां उपस्थित होता है? केंद्र यानी केंद्र मत बोलो इसको, इसको केंद्रक बोलो। ठीक है, न्यूक्लियस होता है ना, इसको केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक के अलावे कहां होता है? तो केंद्रक के अलावे एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे और कहां होता है? किसी को पता है? जल्दी बताओ, कहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे? तो क्लोरोफिल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे क्लोरोफिल में भी पाया जाता है आपका डीएनए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के पश्चात किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? कौन सा वो ऊतक है, यानी टिश्यू है? तो वह है आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद जो सेल डिवीजन है, यानी कोशिका विभाजन है, वह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरप्लेसिया बीमारी का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया एक तरह का बीमारी होता है। इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताएं, क्या होता है एक्चुअली में इसमें हाइपरप्लेसिया में? तो हाइपरप्लेसिया में कोशिका के आकार में वृद्धि होने लगता है।
क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि। ठीक है, कोशिका के आकार में वृद्धि होने लगता है, इसी को बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा जॉनसन। ठीक है, जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स प्रतिलेखन। ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी प्रतिलेखन होता है। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का खोज किसने किया था? तो इसका खोज टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का खोज किया था। क्या होता क्या है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप बोल सकते हो एक तरह का एंजाइम युक्त रिएक्शन है या प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए को बनाया जाता है। ठीक है, आरएनए से। क्या होता है? ये एक प्रोसेस है सेल में, जिसमें एक तरह का डीएनए का फोटोकॉपी आप बोल सकते हो। डीएनए का फोटोकॉपी आरएनए से बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें डीएनए को बनाया जाता है किससे? डीएनए के एक फोटोकॉपी को बनाया जाता है आरएनए से। ये आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन में। अगर ये दे दिया जाए कि एक ऐसा प्रोसेस सेल में होता है जिसके तहत कुछ एंजाइम डीएनए का फोटोकॉपी आरएनए से निर्मित करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बस कीवर्ड अगर याद है तो आप आंसर कर पाओगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यूज होता है इसमें, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेट। ठीक है, तो एंजाइम याद रखना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस ट्रांसक्रिप्शन के नाम पे ही ट्रांसक्रिप्सेट है। एंजाइम मैं लिख देता हूं। वैसे एंजाइम कौन सा यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेट। ठीक है, क्रिप्सेट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेट, ये है एंजाइम। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखो। अगर एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है? तो कौन सा है? वो है राइबोसोम। ठीक है, क्या है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? तो आप सभी जानते हो, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना में मुख्य घटक कौन सा तत्व होता है? अब देखो, यही चीज है जो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज कराता है। ठीक है, आपने जनरली एक पढ़ तो रखा है जनरल आंसर कि पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से। लेकिन आपके ऑप्शन में सेलुलोज रहेगा ही नहीं, तो आप बोलोगे आपने कभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो जनरल आप पढ़ते हो वो चीज ये है नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उसके संरचना में मुख्य घटक कौन सा तत्व होता है। तो आपके ऑप्शन में भी तत्व रहेंगे, और वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है कैल्शियम। ठीक है, प्लांट में जितने भी कैल्शियम होते हैं उसका लगभग 60 से 75% कैल्शियम आपके जो प्लांट है उसके सेल वॉल में ही पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लगभग 60 से 75% यानी 70% कैल्शियम प्लांट का पाया जाता है। कहां पे? सेल वॉल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है?
सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? कौन सी है? यह है माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। यह है सबसे छोटी जीवित कोशिका। अगला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? जल्दी से बताओ। जीवन का भौतिक आधार, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है। प्रोटोप्लास्ट नहीं, प्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, किसको माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस नाम है उनका, जिन्होंने द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल थियरी जो है वह दिया है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के गार्ड सेल में किस चीज के एकत्रित होने से स्टोमाटा खुल जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पत्तियों में सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए, स्टोमाटा पाया कहाँ जाता है, स्टोमेटा का क्या काम होता है, क्या चीज होता है स्टोमाटा, तभी तो आप ये याद रख पाओगे। पहले ये आंसर करो कि पत्तियों के गार्ड सेल में किस चीज के एकत्रित होने के कारण स्टोमाटा खुल जाता है? तो पोटेशियम के एकत्रित होने के कारण, ठीक है। पोटेशियम अगर जमा हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे? तो गार्ड सेल में। एक्चुअल में आप देखते हो पत्ती, ठीक है, मैं एक पत्ती बनाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं एक पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती में बहुत सारे गार्ड सेल पाए जाते हैं। अब गार्ड सेल कैसा होता है? तो गार्ड सेल होता है इस तरह का, जो सेल है इस तरह का एक गार्ड सेल होता है, ठीक है, इसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। अब इसी गार्ड सेल में यहां पे आपको मैं 2 तरह का शेप बनाता हूं, दिख रहा है? बस यही चीज है, एक बीच में एक जगह ओपन आपको दिख रहा है और एक जगह आपको क्लोज नजर आ रहा है, दिख रहा है ना? तो यही जो बीच वाला पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या है? यही वाला पोर्शन जो है इसी को स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। और इस स्टोमाटा से क्या होता है? स्टोमाटा से आपका पानी निकलता है, पानी रुकता है, ठीक है। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि पानी जो निकलता है इसको रंध्र, हिंदी में रंध्र बोलते हैं, तो वो कहाँ से निकलता है? तो वह स्टोमाटा से ही निकलता है। अब अगर ये गार्ड सेल में, ठीक है, ये है गार्ड सेल, अब गार्ड सेल में अगर पोटेशियम जमा हो जाए तो ये स्टोमाटा खुल जाता है, और फिर जैसे ही पोटेशियम खत्म होगा, जैसे पोटेशियम जमा होगा ये गार्ड सेल खुलेगा और पानी टपकने लगेगा, और जैसे ही यहाँ का जो पोटेशियम का डिपोजिशन है वो कम होगा तो फिर से ये स्टोमाटा बंद हो जाएगा और पानी टपकना बंद हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो गार्ड सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे पूछे गए ये तो पूछा ही जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? ट्रैफिक पुलिस, कोशिका में किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो यह है गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय। गोल्जी काय बॉडीज को क्या दिया जाता है संज्ञा? ट्रैफिक पुलिस का। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की परमिएबिलिटी कैसी होती है? परमिएबिलिटी टर्म आपको आना चाहिए, बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको आपको आना ही चाहिए, यानी पारगम्यता। इस वर्ड का आप अगर संधि विच्छेद कर लो तो आपको आ जाएगा होता क्या है।
पारगम्यता, यानी किसी भी बाउंड्री के पार जाने का जो परमिशन होता है वह किस तरह का है, इसी को हम लोग बोलते हैं पारगम्यता। तो कोशिका भित्ति की पारगम्यता कैसी होती है? तो पारगम्यता के बारे में थोड़ा जान लो ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं रहना। फ्री परमेबिलिटी, सेमी परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी और इनपरमेबल, ये 4 तरह के परमेबिलिटी होते हैं, यानी पारगम्यता होते हैं। अगर अब मैं जैसे यहाँ पे कोशिका भित्ति का बात कर रहा हूँ, इसके जगह पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है, और सबका आंसर अलग अलग होगा। तो मैंने क्या बताया, एक बाउंड्री है, इसके पार होने का जो परमिशन है उसी को पारगम्यता बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे प्लांट का अगर बात करेंगे तो कोशिका भित्ति के ऊपर एक लेयर होता है। हर एक जो कोशिकांग है या कोई भी कोशिका का पार्ट है, आप जानते हो उसके ऊपर एक लेयर होता है, और उस लेयर के थ्रू ही कुछ पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मैं सिंपली एक कोशिका, कोई भी कोशिका लेता हूँ, कोशिका के ऊपर सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो एक तरह का लेयर है, और इस लेयर में क्या परमिटेड है अंदर जाने को, इसी को उसका पारगम्यता कहते हैं, ठीक है। तो अगर सब चीज परमिशन है, सब चीज को अंदर घुसने का परमिशन है, कोई भी चीज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीली परमेबल, यानी किसी भी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन दूसरा, अगर सेमी परमेबल का बात करें, जो दूसरा मैंने ऑप्शन दिया है आपको, सेमी परमेबल, तो क्या होगा आंसर? तो सेमी परमेबल में हो जाता है सेलेक्टिव, मतलब जैसे तीसरा है जो आपका सेलेक्टिव परमेबल, तो सेमी परमेबल का मतलब होता है कि कुछ हद तक परमेबल है, ठीक है, यानी कुछ चीजों को इसमें परमिशन मिलता है, और वो भी बहुत जो माइक्रो शेप में होते हैं वो, ठीक है। जैसे फ्रीली परमेबल में हर एक तरह का चीज पार हो सकता है, लेकिन सेमी परमेबल में जैसे पानी हो गया या कोई लिक्विड फॉर्म में कुछ ऐसे तत्व हो गए जिसको परमिशन मिलता है, इसको बोलते हैं सेमी परमेबल। और जो तीसरा दिख रहा है सेलेक्टिव परमेबल, इसमें बस मतलब एक ऐसा बाउंड्री रहता है जो चुन चुन के अंदर बेसा है, जैसे कैल्शियम आया इसको अंदर करना है, पोटासियम आया इसको अंदर नहीं करना है, इस तरह के जब परमेबिलिटी रहते हैं तो उसको हम लोग सेलेक्टिव परमेबिलिटी बोलते हैं। और इम्परमेबल का मतलब हो गया कोई भी परमिशन नहीं है, कुछ भी पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे परमेबिलिटी होते हैं। अब आपको बताना है कोशिका भित्ति कैसा होता है। कोशिका भित्ति होता है फ्रीली परमेबल। कैसा होता है? फ्रीली परमेबल। इसमें कोई भी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एक चीज इसमें पास हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? किस कोशिका को हम लोग विश्व का सबसे बड़े कोशिका के रूप में जानते हैं? तो यह है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, इसको विश्व का सबसे बड़ा कोशिका का दर्जा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ से गेहूं की कितनी किस्मों के प्रमाण मिले हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है गेहूं के कितने किस्मों के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं के 3 किस्मों का प्रमाण मिला है, ठीक है। और अगर यहीं पे गेहूं के बदले जौ पूछा जाता, जौ पूछा जाता, तो आंसर क्या होता आपका? तो जौ के 2 किस्मों का जो प्रमाण है वह मिला है। तो जौ का 2 हो गया और गेहूं का 3 हो गया, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन किस स्थल से धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है? धान की खेती का प्रमाण, तो ये तो जानते हो आप, कहां से हुआ है? कोल्डिवा से, ठीक है। कोल्डिवा से धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। और शायद ये विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है, कोल्डिवा से धान की खेती का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक माननीय प्राप्त काल कौन सा है? सबसे अधिक एक्सेप्टेबल जो काल है हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है? माननीय नहीं होगा, मान्यता, मान्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो मान्यता प्राप्त काल है 2500 BC से लेकर 1750 BC, ठीक है।
इसके अंतर्गत आपके वो सारे जो टाइम पीरियड है जिसको सर्वाधिक मान्य माना जाता है वो आपका आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग या प्राग ऐतिहासिक युग? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक युग को कई बार प्राक ऐतिहासिक युग भी लिखा जाता है, जहां पे मुझे भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे प्राग ऐतिहासिक अलग चीज हो गया, और प्राक यहाँ पे गौ के बदले अगर क रहेगा तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो हिंदी में थोड़ा सा आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर कहाँ स्थित है? देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा से रिपीट होते रहे, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। अगर आपको एग्जैक्टली आंसर याद नहीं है तो आप तुक्का लगा के आते हो और फिर घर में नाटक करते हो, अरे यार सिली मिस्टेक हो गया, तो अब मार खाओगे आप अगर इस तरह के सिली मिस्टेक्स करके आओगे तो। क्योंकि वन लाइनर का मकसद ही वही है, आपको वो सिली मिस्टेक्स नहीं करने, एग्जैक्ट आंसर जानना है तभी आंसर करना है। तो रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है सौराष्ट्र में। एक्चुअली में देखो आप लोगों से गलती कहाँ होता है ना, गलती होता है कि जब कोई भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आप देखते हो तो अंदर से ये आवाज आती है, अरे यार इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ तो लगा के ही जाऊंगा, चाहे सही हो या गलत हो। तो आपका ये जो अंदर का आवाज है जो आपको छोड़ने नहीं देता है, यही कारण है कि आप गलती कर देते हो। अगर वो आवाज आपका शांत हो जाए कुछ देर के लिए तो आप क्वेश्चन या तो बना के आओगे या छोड़ के आओगे, गलती करके नहीं आओगे, है ना। हकीकत यही है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, लगता है दूसरे तो बना लेंगे, मैं कैसे छोड़ दूं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? हड़प्पा काल का, हड़प्पा सभ्यता के जो भी क्षेत्र मिले हैं वहां से एक ऐसा भी स्थल मिला है जहां दुर्ग और निचला नगर, देखो जनरली ऐसा मिला है हड़प्पा सभ्यता में, देखा गया है कि पूरा जो समाज है वो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है। और वहां रहने का एरिया भी दो तरह के हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि एक जहाँ पे दुर्ग है यानी यहाँ पे बड़े बड़े महल हैं, और दूसरा जहाँ पे छोटे छोटे घर हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। ठीक है। जहाँ पे आपका दुर्ग है यानी किला है, और जहाँ पे छोटे छोटे घर हैं वहां पे नॉर्मल लोग रहा करते थे, इसलिए समाज दो क्षेत्रों में भी बटा था। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल का, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ पे दुर्ग और निचला नगर, इसी को बोलते हैं निचला नगर, अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पे बाउंड्री है, अलग घेरा हुआ है बाउंड्री। ऐसा कहाँ से हमें मिला है? तो ऐसा हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ठीक है। कालीबंगन से ऐसा हमको मिला है, अलग अलग घिरा हुआ प्राचीर से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातत्व खुदाई किसके अध्यक्षता में की गई थी? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप हमेशा गलती करके आओगे अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं आता है तो, इसलिए आपको एग्जैक्ट आंसर इसका आना चाहिए, तुक्का काम आपका इसमें नहीं आएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की पुरातत्व खुदाई किसके अध्यक्षता में की गई थी? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है उस वक्त पुरातत्विक विभाग जो था, पुरातत्व विभाग जो था उसका अध्यक्ष कौन था। क्योंकि आप जानते हो मोहनजोदड़ो का कोई और है, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का कोई और है, तो दोनों एक इंसान कैसे हो सकता है? ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा जॉन मार्शल। और आप बहादुरी दिखा के आते हो, आपको लगता है कि आपने जो मारा है वो सही है, वो गलत हो जाता है। तो जॉन मार्शल उस वक्त के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, इसी कारण से आपका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है किस चीज का बना होता है? टेराकोटा का। ठीक है। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित आकार जो है वह किस शेप में था। एक्चुअली में फिक्स्ड शेप तो इसका नहीं था, लेकिन मैक्सिमम जो शेप मिला है, ठीक है, उसमें भी एक प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं बोल सकते इस तरह से, जैसे मान लो, क्योंकि वो लोग
एक कोई फर्मा सेट करके तो शायद नहीं बनाते होंगे, ठीक है, इसलिए कई बार थोड़ा सा अलग अलग शेप में भी मिला है, लेकिन जो मैक्सिमम शेप बोल सकते हो कि जो उनका शेप रहा होगा वो कैसा रहा होगा, वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि जो हिंदी में आप लिखते हो, इसका प्राचीन रूप क्या है? इसका प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहां हुआ था? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहां हुआ था? कहां हुआ था? यह हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? लिखने की कला सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो लिखने की कला सबसे पहले ऐसा माना जाता है सुमेरियन सभ्यता में हुई थी। कहां पे हुई थी? सुमेरियन सभ्यता में, ठीक है। तो लिखने की कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? किस पदार्थ का? किस पदार्थ का? तो सेल खड़ी। मैंने कुछ देर पहले भी शायद आपको बताया था कि जो होते थे मुद्रा वो सेल खड़ी से बने हुए होते थे। अगला क्वेश्चन है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? 1414 ईस्वी में। अब मैं यहाँ पे जो कुछ डाटा आपको दे देता हूँ क्वेश्चन में, वो देखने के लिए सिर्फ नहीं होता है, वो याद रखने के लिए भी होता है। तो दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? किस वंश की? तो सैयद वंश की, ठीक है, सैयद वंश। अगर आपसे पूछा जाए सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1414 ईस्वी में। देखो एक ऑर्डर से मैं चल रहा हूं। इससे पहले मैंने तुगलक वंश के बारे में आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बताया था। तो तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी, ये आप सभी मुझे कमेंट में बताओ, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? जो थोड़े से भी सीरियस हो पढ़ाई में तो वो आंसर जरूर किया करो, ठीक है। और 1414 ईस्वी में, आज आप याद रखना, दौलत खां को पराजित करके खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? रैयत ए आला, रैयत ए आला, इस उपाधि को धारण करने वाला सैयद वंश का शासक था खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश किस संप्रदाय को मानने वाला था? अब थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सैयद वंश किस संप्रदाय को मानता था, शिया या सुन्नी? सैयद वंश किसको मानता था? बताओ, सैयद वंश किसको मानने वाला था? शिया को मानता था सैयद वंश या सुन्नी को मानता था? तो ये शिया को मानने वाला था, ठीक है। सैयद वंश शिया को मानता था, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सल्तनत काल में, याद रखना, सल्तनत काल में जितना भी शासन हुआ, जितना भी जो वंश आया, इसमें से एकमात्र सैयद ही ऐसा वंश था जो शिया को फॉलो करता था, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्ट जो भी हैं वंश वो सभी सुन्नी को मानने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सैयद वंश का सबसे योग्य शासक, अब आधे से अधिक लोगों के दिमाग में खिज्र खां ही चल रहा है। अरे भाई, उन्होंने स्थापना की थी, वो सबसे योग्य हो सकता है या नहीं हो सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन
सोच समझ के आंसर दो। तो आंसर वो नहीं है, आंसर खिज्र खां नहीं है, आंसर है मुबारक शाह। ठीक है, क्या है आंसर? आंसर है मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे योग्य शासक हुआ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुबारक शाह आपको पता होना चाहिए, चाहे उसके बारे में आप कुछ जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है? तारीख ए मुबारक शाही, तो नाम से लग रहा है ये मुबारक के बारे में है। ठीक है, लेकिन लेखक इसका कौन है ये आपको बताना है। तो लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? थोड़ा सा लंबा नाम है, सरहिंदी आप इसको याद रख सकते हो, लेकिन पूरा नाम है यहिया। ठीक है, यहिया बिन अहमद, ठीक है, सरहिंदी। ठीक है, सरहिंदी, अहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसने लिखा है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किस सुल्तान ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? किस वंश ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किस, अच्छा वंश ने नहीं, किस सुल्तान ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो पूरे दिल्ली सल्तनत का अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वाधिक टाइम तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। और ये बकलोल लोदी है कौन? तो इसी लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लोदी वंश का 3 शासक हुआ, तीनों आपको पता है, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। नहीं पता है तो पहली फुर्सत में निकलो। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला ने अपनी किस पुस्तक में यह लिखा है कि बहलोल लोदी जब अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? अब्दुल्ला ने यह लिखा है, लेकिन किस पुस्तक में लिखा है आपको यह बताना है। अब्दुल्ला ने अपनी किस पुस्तक में यह लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? और वह किसके लिए आया है? बहलोल लोदी के लिए। ठीक है, और इसने लिखा है तारीख ए दाऊदी में। तारीख ए दाऊदी। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं आपके। तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है? अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला ने निम्न पुस्तक कौन सा लिखा है? तारीख ए दाऊदी। अब एक यहां से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, जो बहलोल लोदी जब अपने सरदारों से मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, यह किस बुक में कहा है? तारीख ए दाऊदी में कहा है। किसने कहा है? अब्दुल्ला ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब्दुल्ला ने अपने पुस्तक तारीख ए दाऊदी में या किसके बारे में कहा है कि जब वह सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो आंसर होगा बहलोल लोदी। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का वह प्रथम शासक कौन हुआ जिसने सुल्तान जो उपाधि है उसका धारण किया था? सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो किसने धारण किया था सुल्तान का उपाधि? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने यह धारण किया, यानी दूसरा लोदी शासक जो था। आगरा के संस्थापक कौन है? तो फटाक से आप सभी के दिमाग में आया होगा, आंसर है सिकंदर लोदी। अगर इसका भी आंसर नहीं आ रहा है तो पहली फुर्सत में निकल जाओगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल किस वंश का था? अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, एक क्वेश्चन आपको, इसीलिए बोलता हूं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। मैंने ऊपर बताया था कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन है, और अभी आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो आपका सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? याद है किसी को? मैंने अभी क्या बताया था? बहलोल लोदी। ठीक है,
बहलोल लोदी ने 38 वंशों तक शासन किया था। ये भी मैं वहां पे लिख देता हूं, अगर आप दोबारा कभी पढ़ो तो आपको याद रहे। कहा मैंने बताया था सर्वाधिक समय तक, कितने वर्षों तक? 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। ये भी लिखा हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, और अभी ये वंश तो आप लोगों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा, अगर बहलोल लोदी उधर है भाई तो आंसर तो यहाँ भी लोदी वंश हो सकता है। ये सब तुक्का मास्टर जितने हो ना, सबको एक दिन बिठा के मैं हथौड़ा लेके चूर दूंगा। तुक्का मास्टर के कारण ही जो दूसरे बच्चे हैं वो भी गड़बड़ा जाते हैं, वो भी, उनको भी लगता है मार ही दो। तो आंसर आपका लोदी वंश नहीं है, आंसर है तुगलक। ठीक है, क्या है आंसर? आंसर है तुगलक। तुगलक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया? तो सबसे कम समय तक खिलजी ने शासन किया था। ठीक है, सबसे अधिक कुख्यात आपको खिलजी ही लगता है, लेकिन इसने शासन सबसे कम समय तक किया था। अगर मैं पूरे साम्राज्य का बात करूंगा तो खिलजी वंश का शासन काल जो रहा वो रहा 30 वर्ष का। ठीक है, और तुगलक वंश का जो शासन काल रहा वो रहा 94 ईयर का। ठीक है, पूरा आपको ऑर्डर याद है क्या? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा, इसलिए ये ट्रिक काम आता है क्योंकि बहुत बार आपको दे दिया जाता है कि निम्न सल्तनत कालीन वंशों को इनके कालक्रम के अनुसार सजाएं। बहुत बार ये पूछा गया है, तो ये काम आ जाता है आपका गुलाब खिले तो सांस ले। गुलाब से हो गया गुलाम। ठीक है, गुलाम, गुलाम ने टोटल लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, हो सकता है कभी आपका दिन खराब हो और आपसे ये पूछ लिया जाए। गुलाब, ठीक है, ये लाभ से हो गया लोदी वंश। तो लोदी वंश ने कितने वर्षों तक शासन, सॉरी गुलाब तो आपका गुलाम ही हो गया ना, यहां से लोदी क्यों आएगा? गुलाब खिले तो, ठीक है, गुलाब खिले तो, खी से आपका हो गया खिलजी वंश। ठीक है, और इसने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। तो से आपका क्या होगा? तो से आपका होगा तुगलक वंश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुगलक लिखता हूं, तो से आप याद रखना तुगलक। तुगलक ने कितना? लगभग 94 वर्षों तक शासन किया था। तो सांस लो, सांस से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। ठीक है, सैयद ने कितना? लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। लो से आपका हो गया लोदी, लोदी ने लगभग 76 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अगर ईयर का मैं बात करूं तो गुलाम वंश जो था इसकी स्थापना 1206 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको हंसी मजाक में मत निकालना, इसको याद रखना। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ और कब तक चला? 1290 तक। ठीक है, देख लेना माइनस करके, यही आ रहा है ना, या मैंने गड़बड़ कर दिया कहीं? खिलजी वंश यह 1290 में आया। ठीक है, 1290 में आया और कब तक चला? तो 1320 तक। ठीक है, और उसके बाद तुगलक वंश आया, 1320 में आया और कब तक चला? 1414 तक। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना पूरे का। सैयद वंश कब आया? 1414 में आया और कब तक चला? 1450 तक इसका वंश चला। और उसके बाद लोदी वंश आया लास्ट में, यह 1451 से लेकर 1526 तक। अब 1526 में कौन आ गया? 1526 में मुगल वंश आ गया। तो ये आपका जो एक पूरा काल है, ये पूरा काल आपका हो गया और ये पूरा काल आपको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, अगर किसी को इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो, होगा तो सबको। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी कविताएं किस नाम से लिखा करता था? सिकंदर लोदी को कविता लिखने का बहुत शौक था और वह एक फेक नेम से कविता लिखता था, उसका नाम था गुलरुखी। गुलरुखी, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी।
तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे आज हमारा 50 क्वेश्चंस पूरा होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो। ठीक है, जितने भी पढ़ रहे हो सब मन लगा के पढ़ रहे हो, इसी तरह से आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।